रितु अब दिन ब दिन तन्वी से कुछ ज्यादा ही चलने लगती है। फिर एक दिन, अरे ये क्या, ये तन्वी तो गुजरते दिनों के साथ साथ और भी ज्यादा मॉडर्न होती जा रही है। और ये सब इसकी ननद डिम्पल के कारण हुआ है। गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और डिम्पल दोनों का रिश्ता भी पहले से ज्यादा गहरा होता जाता है। फिर एक दिन रितु तन्वी से मिलने उसके ससुराल आती है। ये लो दीदी, ये आपकी कोल्ड कॉफी। अरे तन्वी, इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी बेटा, और इसे अपना ही घर समझो। शर्माओ मत, अब आई हो तो खाना भी खाकर जाना। हाँ दीदी, अब भाभी की बहन हो तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों भाभी? हाँ डिम्पल, तुमने सही कहा। सभी जिस प्रकार से रितु को प्यार देते हैं, उसे देखकर रितु अब काफी हैरान हो जाती है। ये लोग तो मुझे ही इतना सारा प्यार और आदर सम्मान दे रहे हैं, तो इस तन्वी को तो अपनी सर आंखों पर बैठाते होंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद जब डिम्पल और तन्वी दोनों रसोई में कुछ काम कर रही होती है और विभा अपने कमरे में किसी काम से गई होती है, तभी यही सही वक्त है। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं और अब मैं यहाँ पर जो करने आई हूँ वो तो करके ही रहूंगी। फिर रितु तन्वी के कमरे में चली जाती है और कमरे में से डिम्पल के दिए हुए सारे कपड़ों को निकालकर उन्हें वापस डिम्पल की अलमारी में रख देती है। अब देखना मेरी इस चाल से कैसे दोनों ननंद भाभी में कलेश होता है। फिर रितु के जाने के बाद जब डिम्पल अपनी अलमारी खोलती है तब वो हैरान रह जाती है। ये क्या, ये सारे कपड़े तो मैंने भाभी को दिए थे, फिर इसे वापस कमरे में क्यों रख दिए? फिर डिम्पल फौरन तन्वी के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। क्या भाभी, वो सारे कपड़े मैंने आपको कितने प्यार से दिए थे और आपने उन्हें वापस मेरे कमरे में रख दिए। ये आपने बहुत गलत किया है। अगर आपको नहीं चाहिए थे तो मुझे मना कर देती ना। ऐसे मेरे पीठ पीछे वापस रखने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं डिम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो कपड़े तुम्हारे कमरे में मैंने रखे भी नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। हो सकता है कि माँ जी ने उन्हें जल्दबाजी में तुम्हारे कमरे में रख दिए होंगे। नहीं भाभी, रितु दीदी के जाने के बाद ही माँ भी मंदिर चली गई थी और तब से वो वापस आई ही नहीं है। और उनके बाहर जाने के पहले जब मैंने अलमारी देखी थी तब वो कपड़े मेरी अलमारी में नहीं थे। रहने दीजिए भाभी, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। आपके मन में क्या है वो मुझे आज पता चल गया। लेकिन डिम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुन ले। डिम्पल नाराज होकर वहां से चली जाती है और वो तन्वी से बात करना ही बंद कर देती है। फिर अगले दिन, बोलो बहू, क्या हुआ है? तू इतनी परेशान से क्यों लग रही है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तू और डिम्पल दोनों आज साथ में कॉन्सर्ट जाने वाले थे ना? मतलब डिम्पल अकेली ही चली गई? हाँ बहू, वो अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। क्या बात है बहू, कल से देख रही हूँ मैं, तुम दोनों बहुत शांत शांत सी दिख रही हो। ऐसा तो कभी नहीं होता है। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? हाँ माँ जी, वो दरअसल। फिर तन्वी विभा को सब कुछ बताती है। क्या? हे भगवान, ये डिम्पल भी ना सच में नादान है। तुमसे छोटी है ना, इसीलिए थोड़ी सी ना समझे। अब कपड़े यहाँ से वहां हो गए तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? लेकिन माँ जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कपड़े मेरे कमरे में से उसके कमरे में कैसे गए। खैर, आप उसे कुछ मत बोलिएगा, वरना वो और गुस्सा हो जाएगी। हाँ बहू, मैं जानती हूँ उसे, और गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद ही वो खुद से तुमसे बात करने आएगी। इसीलिए तू अभी चिंता मत कर, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। फिर बाद में रितु तन्वी को कॉल करती है। और बता तन्वी, कैसी है तू? पीयूष आंटी जी और वो तेरी प्यारी सी ननंद डिम्पल, वो सब कैसे हैं? और आजकल मैंने तेरी ननंद के साथ कुछ फोटोज वगैरह भी नहीं देखे। कहीं बाहर गई है क्या वो? नहीं दीदी,
घर में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस डिम्पल और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या? लेकिन ऐसे क्यों भला? और क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? फिर तन्वी रितु को सब कुछ बताती है। हे भगवान! अरे तन्वी, तेरी ननद के साथ इतना सब कुछ हुआ और तूने मुझे कॉल करके कुछ भी नहीं बताया। अरे दीदी, अब मुझे लगा कि आप अपने कामों में व्यस्त रहोगी, तो आपको बता के परेशान क्यों करना। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू उसकी बातों को लेकर इतना क्यों बैठी है? अगर उसे तुझसे बात नहीं करनी है तो ना करे, लेकिन मैं हूं ना। तुझे कोई भी बात करनी हो तो मुझसे किया कर और मेरे साथ घूमने चला कर। तेरी बहन है तेरे लिए, समझ गई ना? हाँ दीदी, जानती हूँ मैं। और वैसे भी ये सारी नंदे तो ऐसी ही होती है। शुरुआत में तो बहुत मीठी बनती है, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखा ही देती है। और मुझे लगा ही था, क्योंकि कोई भी ससुराल वाले इतने अच्छे हो ही नहीं सकते जो अपनी बहू को बेटी की तरह समझे। ऐसा नहीं है दीदी, लेकिन पता नहीं अचानक से डिम्पल को क्या हो गया है और वो इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही कि वो कपड़े मैंने उसके कमरे में रखे ही नहीं थे। देख तन्वी, इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दे और अपना आत्मसम्मान रख। अगर सामने वाला तुझे इतनी फालतू की अकड़ दिखा रहा है तो तू भी उसे उसकी औकात दिखा दे। अब रितु जानबूझकर तन्वी को डिम्पल के खिलाफ भड़काने लगती है और तभी वहां पर उसकी ननंद करीना आती है। अरे ओ रितु महारानी, और कब तक फोन पर बतियाती रहोगी? चाय का समय हो गया है मेरे। जाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। और हाँ, आज मुझे चाय के साथ साथ ब्रेड पकौड़े खाने का भी मन कर रहा है, तो वो भी बना देना। ठीक है दीदी, बना देती हूँ मैं। इधर ननंद और भाभी के बीच में इतना मन मुटाव देखकर पीयूष और विभा भी काफी चिंतित हो जाते हैं और वो दोनों डिम्पल से जाकर बात करते हैं। देखिए, आप दोनों को क्यों नहीं समझ आ रहा? वो तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अगर उन्हें वो कपड़े पहनने का मन ही नहीं था तो वो खुद मुझे लाकर दे सकती थी ना। मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? और इसी वजह से मेरा दिल दुखा है। देख डिम्पल, तू ये भूल रही है कि वो तेरी भाभी है, वही भाभी जिसे तूने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी और जिसे तूने सच्ची और समझदार कहा, और अब तू ही उस पर ऐसी हरकत करने का इल्जाम लगा रही है। वही तो। अरे जहां तक मैं तन्वी को जानती हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि उसने ऐसी कोई हरकत भी की होगी, और झूठ तो वो कभी बोल ही नहीं सकती। और ये बात तो तू भी जानती है बेटा। देखिए, आप दोनों को अगर यहाँ पर बैठकर भाभी को सही और मुझे गलत साबित करना है तो प्लीज आप दोनों भी यहाँ से चले जाइए। लेकिन डिम्पल, अगर तू अपनी जगह पर सही है तो तन्वी भी अपनी जगह पर गलत कहा है। कैसे गए वो कपड़े एक अलमारी से दूसरी अलमारी में? देख डिम्पल, तन्वी से ऐसे नाराज मत रहे। वो सच कह रही है, उसने वाकई में कुछ भी नहीं किया है। आप दोनों सुनोगे नहीं ना? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। फिर डिम्पल गुस्सा होकर उस कमरे से बाहर चली जाती है और ये सब देखकर विभा और पीयूष काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल से आने के बाद सौम्या रितु के पास आती है। मामी मामी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज आप मेरे लिए पास्ता बना दो ना। आ गई तुम? अरे बार बार आकर मेरा काम क्यों बढ़ाती रहती हो? जाओ, जाकर अपनी माँ से कहो पास्ता बनाने के लिए। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। रितु की ये बातें सुनकर सौम्या बेचारी रोने लगती है और उतने में वहां पर करीना आ जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है। अरे बेशरम औरत, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? बच्चों से कोई इस तरह से बात करता है क्या? हाँ, माफ कर दीजिए दीदी, मैं तो बस। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किससे किस तरह से बात की जाती है, और अब से लेकर आने वाले 15 दिनों तक
तुम इस बात की सजा भुगतोगी। क्या? फिर करीना रितु से नॉनस्टॉप काम करवाती है और उसे केवल एक टाइम का ही खाना देती है, और इसके कारण रितु का अपने ही ससुराल में जीना काफी मुश्किल हो जाता है। वही दूसरी तरफ, हाँ माँ, बोलिए ना। क्या हुआ है तन्वी बेटा? तेरी आवाज इतनी शांत शांत सी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, सब कुछ ठीक तो है, कुछ भी नहीं हुआ है। झूठ मत बोल तन्वी, मैं तेरी माँ हूँ और तेरी आवाज सुनकर ही मुझे एहसास हो गया है कि कोई तो बात है। चल, अब मेरी चिंता और मत बढ़ा और जल्दी से बता दे मुझे कि आखिर बात क्या है। फिर तन्वी नंदिता को बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ बताती है। जाने दे बेटा, तू इतनी परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वो तेरा घर है और हर घर में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, लेकिन तू सबके साथ प्यार से ही रहा कर, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी। फिर ऐसे ही एक सुबह, अरे रितु, प्लीज मेरी बैग पैक करके दो ना, उसमें बस 2 दिन के ही कपड़े रखना, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना है। देखो अंकुर, मैं बाहर जा रही हूँ और सारे काम करने का टेका मैंने ही नहीं लिया है। जाओ, अपनी बहन से कहो, मुझसे पहले वही करती थी ना ये सब। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रितु? दीदी सौम्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही है और उस पर तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं उन्हें और काम दे दूं। देखो रितु, मैं अभी इस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा हूँ, वरना मैं खुद ही कर लेता अपनी पैकिंग। मुझे अभी 30 मिनट में निकलना है यार, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। उतने में वहां पर करीना आती है। तुम फिक्र मत करो अंकुर, मैं कर देती हूँ तुम्हारी पैकिंग, लेकिन इस नालायक लड़की के मुंह मत लगो। जाओ, जहां भटकना है भटक के आ जाओ। अरे नहीं दीदी, अब सौम्या को तैयार कीजिए ना, उसे पहले ही स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। नहीं अंकुर, कोई बात नहीं, जैसे सौम्या मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी मेरे छोटे भाई हो और तुम दोनों भी मेरी ही जिम्मेदारी हो, और तुम दोनों के लिए ये सब करना मेरा कर्तव्य है। शुक्रिया दीदी। लेकिन इस बात का रितु पर कोई असर नहीं होता और वो वहां से बाहर चली जाती है। फिर 2 दिनों के बाद रितु को पीयूष का कॉल आता है। क्या हुआ पीयूष, आज तुमने कैसे कॉल किया? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। वो कल डिम्पल की बर्थडे पार्टी है ना, इसलिए आपको सहपरिवार आमंत्रित करने के लिए ये कॉल किया है। अच्छा, ठीक है पीयूष, मैं और मेरे ससुराल वाले हम सब जरूर आएंगे। लगता है अभी तक दोनों ननंद और भाभी के बीच में मनमुटाव ही चल रहा है, इसलिए आज मुझे पीयूष ने कॉल किया। चलो अच्छा ही है, लेकिन कल वहां पर जाकर दोनों को लाइव देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जब रितु अगले दिन तन्वी के घर जाती है, तभी वो डिम्पल और तन्वी को साथ में बात करते हुए देख लेती है और उन्हें साथ में इतना खुश देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। और ये क्या, मैंने क्या सोचा था और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये दोनों आखिर एक कैसे हो गई? नहीं, इन दोनों को मुझे अलग करना ही होगा और आज तो मैं ऐसी चाल चलूंगी जिसके चलते तन्वी के कारण डिम्पल का बर्थडे खराब हो जाएगा। फिर रितु जानबूझकर तन्वी के तोहफे में कचरा भरने लगती है। उतने में वहां पर करीना आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे दीदी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ है करीना दी? तन्वी ने जो तोहफा तुम्हारे लिए लाया है, ये नालायक रितु उस तोहफे में कचरा भर रही थी ताकि तुम दोनों ननन भाभी के बीच में झगड़े हो जाए। क्या? अरे नहीं तन्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो, और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप तो ये कहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं करोगी, और आपको क्या लगा हमें कुछ नहीं पता चलेगा?
उस दिन जब मैं माँ के साथ फोन पर बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि मेरी अलमारी में से कपड़े आपने ही निकाले होंगे, क्योंकि आप हमेशा से ही मुझसे जलती आई हो दीदी। नहीं तन्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दीदी, क्योंकि उस दिन मैं और डिम्पल दोनों रसोई में थे और शायद माँ जी भी अपने कमरे में ही थी, और उसी दौरान आपने वो चाल चली, क्योंकि आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। और जब भाभी ने मुझे ये बताया कि आप शादी के पहले इनके साथ कैसे बर्ताव करती थी, तब मुझे भी नंदिता आंटी की बात सच लगी। और उस दिन से भाभी और मेरे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने पीयूष से ये कहा कि आपको डिम्पल के जन्मदिन के अवसर पर बुलाए, लेकिन यहाँ पर आकर आपने फिर एक नई चाल चली। अरे लानत है आप पर दीदी। अरे इसका स्वभाव तो मैं शादी के पहले दिन से ही जान चुकी थी कि ये कितनी मुंहफट बदतमीज और नालायक है। इसीलिए मैंने भी तभी तय कर लिया था कि मैं शादी के बाद जानबूझकर इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ टेढ़े तरीके से ही पेश आना चाहिए, तभी जाकर ये लोग सीधे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। और दीदी, आज से आपका और मेरा नाता खत्म। मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, और अब से मैं भी तुम्हें अपने घर में नहीं लेने वाली। मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरी तरह से ही पेश आती थी, लेकिन वो भी इस उम्मीद में कि तुम कभी ना कभी तो सुधर जाओगी। लेकिन तुम सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं हो रितु। ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अभी इसी वक्त से सुधरने की शुरुआत करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नाता मत तोड़िए। प्लीज तन्वी, तू हमेशा से ही एक अच्छी बहन रही है, बुरी तो मैं थी। और दीदी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी बनकर दिखाऊंगी। प्लीज, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। रितु की ये विनती सुनकर वो लोग उसे माफ कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे रितु सुधर भी जाती है और सभी अपने जीवन में खुशी से रहने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन आपने जो कुछ भी सुना है वैसा असल में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? ये तो किस बारे में बात कर रही है? अच्छा, तो इसका मतलब इस बुढ़िया ने मेरी बातें सुनी ही नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे मोनिका बहू, किन ख्यालों में खोई है तू? ऐसा क्या कह रही थी तू फोन पर? वो माँ जी, दरअसल हुआ यूं कि मेरी सहेली और उसके पति के झगड़े हुए हैं, और वो मुझे ये कह रही थी कि तेरा पति ही अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ, फिर उसे दुख ना हो, इसीलिए मैंने दीप की थोड़ी बहुत झूठी मूठी बुराई कर दी, ताकि मेरी सहेली को जलन ना हो और वो चुप हो जाए। अच्छा, तो ये बात है क्या? हाँ माँ जी। अरे क्या तू भी, सच में। खैर, मैं तुझे ये कहने आई थी कि आज वो पड़ोस की सारिका है ना, उसकी बेटी की शादी है। उसमें हम सास बहू साथ में जाएंगे, और तू एकदम हीरोइन की तरह सजना, ताकि सारी औरतें जल जल कर राख हो जाए और तेरी शान और बढ़े। ठीक है माँ जी, चलेगा। फिर दोपहर में ऑफिस के काम से ब्रेक मिलने पर काव्या यामिनी को कॉल करती है। हेलो माँ जी, आपने दवाई ले ली क्या? डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए ज्यादा बाहर मत जाइएगा। पहले ही बारिश का मौसम चल रहा है। अरे ओ अच्छाई की मूरत, ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे दिल में जगह बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी बस एक ही बहू है, और वो है मोनिका। माँ जी, मैंने आपसे अच्छे से बात की है, तो आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? अरे चुप कर। और हाँ,
हॉस्पिटल का बिल भर के तूने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की है। तेरे जितने भी पैसे होंगे ना, वो मेरी मोनिका बहू दे देगी, वो भी दुगना पैसा दे देगी। लेकिन माँ जी, मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो माँ जी? अरे चल अब फोन रख। मेरे पास तुझ जैसे लोगों से बात करने के लिए फालतू का समय नहीं है। इतना बोलकर यामिनी कॉल कट कर देती है और काव्या फिर से रोने लगती है और ये सब अमित देख लेता है। काव्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अरे छोड़ दो ना वो घर। तुम अभी भी वहां पर क्यों हो? कुछ नहीं रखा है वहां पर। माँ जी के लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन अखिल जी के जाने के बाद वो मुझसे नफरत ही करती रहती है। देखो काव्या, तुम उन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, उन्हें तुम्हारी और परी की कदर कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब बस लालची लोग हैं। अमित, थक गई हूं मैं रोज रोज के तमाशे से। एक काम करो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ अमित? तुम्हारे पसंदीदा कैफे में। चलो, वहां जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारा ब्रेक अगले 1 घंटे तक है। फिर अमित काव्या को कैफे लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों कॉफी पीते हैं और अमित काव्या को काफी समझाता भी है कि तभी वहां से गुजर रहा दीप इन दोनों को देख लेता है। अरे ये क्या? काव्या भाभी ने तो ठान ही लिया है कि ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दीप को बहुत गुस्सा आता है और वो कैफे के अंदर चला जाता है। काव्या भाभी, उठिए और ऑफिस में जाइए, जल्दी उठिए। लेकिन देवर जी, क्या हुआ है? मैंने कहा ना उठिए। आप मेरे स्वर्गवासी भाई की विधवा हो और उसके बाद भी आप एक गैर मर्द के साथ यहाँ कॉफी की चुस्की लेते हुए गप्पे मार रही हो। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? इसीलिए मुझे आपको इज्जत देने का भी मन नहीं करता और आज से मैं आपको आप कहकर बिल्कुल नहीं पुकारूंगा। देखिए देवर जी, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। अमित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। देखो दीप, तुम काव्या के देवर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। लेकिन अब अगर तुमने और उल्टा बोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। अबे ओ अमित, ज्यादा तीसमार खान मत बन। तू होगा कहीं का चौधरी, लेकिन मेरी भाभी से दूर रहे। और ये मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। समझ आई कि नहीं बात? अब हट यहाँ से। फिर दीप काव्या को साथ लेकर जाता है और वो उसे ऑफिस छोड़ता है और घर जाने के बाद में वो ये सारी बातें यामिनी और मोनिका को बताता है। छी 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 छी, अरे और कितना गिरोगी आप भाभी? अरे ये तो उस आदमी के लिए इतना पागल हुए जा रही है, तो एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहीं भाग ना जाए उसके साथ। क्यों? सही कहा ना मैंने? सुन ले काव्या, तू इस घर में रहती है और सबको ये बात पता है कि तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए घर की इज्जत रखना चाहती है तो उस आदमी के साथ दूरी रख। और अगर तुझे उसके साथ शादी करनी है तो तू जा सकती है। अभी क्या अभी यहाँ से दफा हो जाओ उसके साथ। माँ जी, मैंने अब तक 100 बार कह दिया है ये आपसे कि मैं उससे प्यार नहीं करती। परिधि किसो, अमित और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं हर किसी का नजरिया तो नहीं बदल सकती ना। और रही बात उस आदमी के साथ दूरी बनाने की, तो मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। ये मेरी जिंदगी है और मुझे जैसे जीनी है मैं वैसे ही जीऊंगी। काव्या के ये बातें सुनकर यामिनी और मोनिका दोनों दंग रह जाती है। फिर अगले दिन, अमित, देवर जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और वो बिल्कुल सही नहीं था। अरे क्या तुम भी काव्या, दीप की तरफ से तुम माफी क्यों मांग रही हो? और अगर सच कहूं ना तो मुझे उसकी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि दीप जैसे लोगों से
मैं कभी अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर ही नहीं सकता। अरे जो आदमी अपनी सगी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता, वो दूसरों को क्या ही इज्जत देगा। मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया अमित। मेरी माँ कहा करती थी कि जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है, और मेरे लिए वह सच्चे दोस्त तुम हो अमित। मैं घर से ज्यादा ऑफिस में अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी तकलीफों को समझने वाला मेरा दोस्त जो है यहाँ पर। हाँ काव्या, और दुनिया वाले चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और ये तुम्हारे इस सच्चे दोस्त का तुमसे जीवन भर के लिए वादा है, और ये वादा मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे अमित। ऐसे ही एक रोज जब काव्या घर पर आती है, तभी देखती है कि परी का टिफिन वैसे का वैसा ही है, और वो उदास बैठी है। परी बेटा, आपने आज का टिफिन में दिया खाना क्यों नहीं खाया? और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? मम्मा, मैं आज जब स्कूल गई थी, तभी मुझे टीचर ने क्लासरूम में लिया ही नहीं और कहा कि जब तुम्हारी मम्मा फीस भरेगी तभी तुम्हें स्कूल में आने देंगे। इसीलिए मैं फिर से घर पर चली आई। क्या? हे भगवान, ये रोज रोज के झगड़ों में तो मैं भूल ही गई कि मैंने माँ जी का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए परी की फीस इस्तेमाल की थी। लेकिन अब मैं परी की फीस कैसे भरूं? परी बेटा, आप चिंता मत करो, मम्मा कल की कल ही आपकी फीस भर देगी और फिर आप दोबारा स्कूल जा पाओगी। सच में मम्मा? हाँ बच्चा, सच में। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो। ओके मम्मा। काव्या अब काफी चिंता में पड़ जाती है और उसके पास अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। अखिल जी, ये आपकी और मेरी शादी की निशानी है। आज मैं हालातों से इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि मुझे अब ये मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसे छुड़वा लूंगी। फिलहाल मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैला सकती। फिर काव्या उस मंगलसूत्र को बेचने जा ही रही होती है कि उतने में उसे उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो सर, बोलिए ना। बधाई हो काव्या, तुम्हारे कारण हमारे कंपनी को अभी तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। तुमने उन इंटरनेशनल क्लाइंट को इस तरह से मनाया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने ये डील पक्की कर दी। इसीलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए 50,000 रुपए उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। शुक्रिया काव्या, पर अगले महीने से तुम्हारी पेमेंट में भी इंक्रीमेंट होगी। क्या? सच में? मेरी वजह से डील पक्की हो गई और इसीलिए आप मुझे 50,000 रुपए देंगे? शुक्रिया सर, और आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। काव्या की ये सारी बातें मोनिका सुन लेती है और तभी, अरे वाह, तो मैडम को अब पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं उपहार के रूप में। क्या बात है। तो इसी के चलते अब तुझे उन 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए मुझे देने होंगे और खुद के लिए सिर्फ 20,000 रुपए ही रखेगी तू। क्या? अरे सही तो कह रही है मोनिका बहू, और अच्छा हुआ जो हमें ये बात पता चली, वरना किस कोने में वो पैसे चले जाते ये तो हमें कभी पता नहीं चलता। देखिए माँ जी, ये पैसे मेरे मेहनत के पैसे हैं और मैं आप लोगों को हर महीने पैसे तो देती ही हूँ ना, तो अब ये पैसे आप क्यों मांग रही हो? वो सब हमें कुछ नहीं पता। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो ये पैसे आपको देने ही होंगे, वरना निकल जाइए इस घर से। ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो रहा है। मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। आज तक मैं इस घर में रुकी थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मेरा आप लोगों की फिक्र करना ही गलत था। आप तीनों को तो बस मेरे पैसों से मतलब है, और यहाँ पर तिल तिल मरने से तो अच्छा यही है कि मैं अकेली रहूं। अरे बाप रे, कहीं ये सच में निकल गई तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे तुझे जाना है तो चली जाना, मेरी मोनिका बहू नई काम वाली रख लेगी।
तेरे यहाँ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी मोनिका बहू मुझे और मेरे बेटे को संभाल सकती है। ये सब तो आपको मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा माँ जी, क्योंकि इसने आज तक आप दोनों को झूठी आशाओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। इसे केवल धौंस जमाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। फिर काव्या अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन। अरे मोनिका बहू, जा बेटा, जाकर खाना बना ले। अभी नई काम वाली आने तक सारे काम तुझे ही करने होंगे। और मोनिका, मुझे आज सुबह ही टर्मिनेशन लेटर मिला है। मेरा काम बॉस को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अब मुझे वहां से निकाला जा रहा है। अब माँ और मैं, हम दोनों तुम्हारे भरोसे पर ही हैं, क्योंकि भाभी तो अब जा चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को नहीं संभालने वाली। अरे मैं अपनी जेब से पैसे खर्च क्यों करूं तुम दोनों पर? हाँ, अरे ये तो कैसी बातें कर रही है मोनिका? इसका मतलब काव्या सच कह रही थी। तू बस हमें झूठा दिलासा दे रही है, और असल में तो कुछ भी नहीं करने वाली। ये सब यहाँ पे नहीं चलने वाला मोनिका। अगर तुम यहाँ पर बिना खर्च किए महारानी की तरह रहना चाहती हो, तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैं इस घर से दफा क्यों होऊंगी? ये मेरा घर है। क्या? हाँ, आप दोनों ने बिल्कुल सही सुना। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरे नाम पर है। नहीं था माँ जी, मतलब बुढ़िया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये नौबत एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसीलिए अपनी सुरक्षा की खातिर मैंने बड़ी चालाकी से इस बुढ़िया से पहले ही जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। इसे तो लगा कि वो मामूली कागज है, लेकिन वो पेपर जायदाद के थे। नहीं, मेरा घर तेरे नाम पर हो गया। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बुढ़िया। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोनिका। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। बड़े मुंह चला रहे थे ना 1 मिनट पहले। लेकिन हम कहाँ जाएंगे मोनिका? हमारा तो कोई भी नहीं है जो हमें संभाल सके। एक काव्या बहू ही थी, लेकिन उसे भी हमने तुम पे विश्वास करके खो दिया। हाँ मोनिका, हमें घर से बाहर मत निकालो। मेरी नौकरी भी छूटने वाली है। हम पर इतना अन्याय मत करो मोनिका। ठीक है, अगर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रहना चाहते हो, तो मेरे हुक्म को सर आंखों पर रखना होगा। ये बुढ़िया घर का सारा काम करेगी, और तू पैसे कमा कर लाएगा। फिर चाहे कैसे भी हो, तुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बोलो है मंजूर? ठीक है मोनिका। और इस तरह अंत में सारा पासा पलट जाता है, और यामिनी और दीप काव्या के साथ गलत करके खूब पछताते हैं, और दूसरी तरफ काव्या अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिताती है। पता नहीं मेरी लज्जो कहाँ चली गई माँ। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं उसके सिवा कैसे रहूंगा माँ? अपने आप को संभाल मोहित बेटा। लज्जो घर पर ही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। अच्छा हुआ जो बला टल गई। वैसे भी उस किन्नर के होने के कारण हमारी जिंदगी में बहुत टेंशन बढ़ गई थी, और नाम की बदनामी वो अलग। चुप रहे सोनल, कुछ अच्छा बोल नहीं सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोल। आइंदा से अगर तूने लज्जो के बारे में कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। अरे सही तो कह रही है सोनल, ना जाने क्या जोग लग गया है तुझे उसका। उस किन्नर के प्यार में जोगी बन गया है तू। भगवान करे कि वो कभी वापस ना आए। पापा। राजदीप जी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और मोहित बेटा, तू अपने कमरे में चल, हम ढूंढ कर लाएंगे लज्जो को, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें पक्का मिल जाएगी। मोहित पुलिस कंप्लेंट भी करता है, लेकिन वो लज्जो तक पहुंच ही नहीं पाता। लज्जो के बिना उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहता। वही लज्जो भी दूसरे शहर में रहकर दिन रात बस मोहित को ही याद करती है। शादी के बाद तो मेरी जिंदगी नरक से स्वर्ग बन गई थी,
लेकिन आज फिर एक पल में मैं उसी नरक में वापस लौट आई हूँ। सच कहा था किसी ने, एक किन्नर की जिंदगी किसी बद्दुआ से कम नहीं होती, बल्कि वो तो एक श्राप होती है। अरे मजनू की लैला, चल ज्यादा बकवास मत कर और तैयार हो जा। एमएलए के घर पर लड़का हुआ है, वहां पर जाना है हमें। हाँ शम्मो, अभी आई। काश मेरे पास मोहित जी का फोन नंबर होता तो मैं उनसे बात कर लेती। माँ जी ने मेरे साथ और मोहित जी के साथ बहुत गलत किया है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। और फिर एक दिन, मोहित बेटा, अरे कब तक यूं ही उदास और दुखी रहेगा? जिंदगी ऐसे नहीं कटती बेटा। लज्जत तुझे और बाकी लोगों को छोड़कर जा चुकी है और उसका कोई अता पता भी नहीं चल रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि तुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ भैया, मुझे लज्जो के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन आपको हम लोग इस हालत में नहीं देख सकते। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। अरे कब तक इंतजार करोगे उसका? और नहीं तो क्या, अरे उसे भूलकर अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, उसी में तेरी भलाई है। यूं अकेले रहकर तू अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा है? नहीं पापा, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैं अपनी लज्जो का इंतजार करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा। इतना बोलकर मोहित वहां से उठकर चला जाता है और मोहित की बातें सुनकर वो तीनों उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। माँ, आप चाहे कितने भी पैंतरे क्यों ना आजमा लो, लेकिन उस किन्नर के प्यार का भूत भैया के सर से नहीं उतरने वाला, ये बात तो तय है। हाँ विभा, हमारा लड़का पागल हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। विभा बहुत परेशान हो जाती है। वही लज्जो के लिए उस नए शहर के किन्नरों की बस्ती में रहना दिन ब दिन मुश्किल होते जाता है। शम्मो, अम्मा से कहो ना कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, अम्मा सिर्फ सभी किन्नरों से पैसे लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं लौटाती। और कान का दर्द है तो नारियल का तेल डालकर सो जा। डॉक्टर के पास तेरे को काय को जाना है? और शम्मो, चुप, एकदम चुप, और चल दफा हो यहाँ से। कल तुझे उठकर सबका नाश्ता भी बनाना है। और हाँ, त्योहार आ रहा है, इसीलिए अम्मा ने कहा है कि सफाई का पूरा जिम्मा तुझ पर रहेगा, समझी कि नहीं? ठीक है शम्मो, चलेगा, जैसा अम्मा कहे। लज्जो से वहां का अत्याचार सहा नहीं जाता और वो अब वहां से भागने का तय करती है। और एक रात, अरे ओ लज्जो, कहाँ मर गई? सबके लिए खीर बनी कि नहीं? हाँ हाँ शम्मो, अभी लाती हूँ। लज्जो सबके लिए बनाई गई खीर में गहरी नींद की दवाई मिला देती है। मुझे माफ करना भगवान जी, लेकिन यहाँ से भागने के लिए मुझे ये तो करना ही होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकती। फिर उस खीर को खाकर सभी किन्नर गहरी नींद में सो जाती है और उसका फायदा उठाकर लज्जो रातों रात वहां से भागकर सीधे अपने पति मोहित के घर चली जाती है। और सुबह सवेरे जब मोहित लज्जो को दरवाजे पर देखता है, तभी लज्जो, ओ गॉड, ये फिर से कैसी आ गई यार? बहू, बहू तो लज्जो, तुम्हें बताना होगा, कहाँ थी आप इतने दिन और क्या हुआ था ऐसा जो आप यहाँ से चली गई? मोहित जी, मेरे लापता होने के पीछे माँ जी का ही हाथ था। इनके कारण ही मैं आपसे दूर चली गई मोहित जी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लज्जो? फिर लज्जो मोहित को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर मोहित एकदम चौंक जाता है। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन माँ जी ने मुझे अप्सरा के पास जाने दिया और फिर अप्सरा ने मुझे उस दूसरे शहर की बस्ती में कैद कर दिया। क्या?
इसका मतलब माँ मेरे साथ झूठा नाटक कर रही थी। आपकी इस अच्छाई के पीछे कितना घिनौना चेहरा था माँ। छी, लानत है मुझे आप पर। हाँ तो और क्या करती मैं? एक तरफ अगर तेरे खिलाफ जाती तो तू मुझसे दूर हो जाता, और दूसरी तरफ मुझे इस किन्नर को तुझसे अलग भी करना था। इसीलिए मैंने हर वो चाल चली, पर हर बार नाकामयाब ही रही। लेकिन अंत में मुझे अप्सरा के सिवा और कुछ भी नहीं सूझा। इसीलिए मैंने अप्सरा से कहकर इस किन्नर को यहाँ से और तुमसे दूर भेजने के लिए कहा। ये आपने बहुत गलत किया है माँ। अरे आपने तो अपने ही बेटे की खुशियों को जलाना चाहा, और अगर नफरत ही करनी थी तो पूरे शिद्दत से तो करती ना, जैसे पापा और सोनल करते हैं। लेकिन आपने ये नाटक करके मेरे पीठ में खंजर खोपा है। ऐसी बात नहीं है बेटा। यही बात है माँ। अरे आपकी वजह से मेरी बीवी को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी। उसे उस नर्क में फिर से जाना पड़ा जहां से मैं उसे लेकर आया था। पापा और सोनल से तो मेरा मन कब का उठ चुका है, लेकिन आज आप भी मेरे मन से उतर चुकी हो माँ। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना। नहीं माँ, एक माँ कभी अपने बेटे की खुशियों को तबाह नहीं करती। अब मैं इस घर में एक और मिनट भी नहीं रुकूंगा। जा रहा हूं मैं यहाँ से। नहीं मोहित, रुक जाओ बेटा। भैया, रुक जाइए। रुक जा बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहित। मोहित उनकी कोई बात नहीं सुनता और वो लज्जो को लेकर वहां से चला जाता है। और अब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का तय करता है। अब मोहित अप्सरा को भी फोन करके खूब सुनाता है। तेरा पर्दाफाश हो चुका है अप्सरा। एक आखिरी बार मैं तुझे बख्श रहा हूं। उस वक्त तूने मेरे लज्जो को अगवा कर लिया, लेकिन वापस से ऐसा कुछ करने की जुर्रत भी मत करना, वरना मैं तेरी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने लिए नया घर ढूंढने लगते हैं। अरे पागल वागल हो गए हो क्या आप? ये एक बहुत ही अच्छी और पारिवारिक बिल्डिंग है, और यहाँ पर अगर तुम अपनी किन्नर बीवी के साथ रहोगे तो लोग तुम्हारे साथ साथ मुझे भी चप्पल से मारेंगे। सॉरी भाई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर घर नहीं दे सकता। अरे आप जैसे दो कौड़ी वाले लोगों से मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, और तू मुझे यहाँ पर क्या ही घर देगा। मैं खुद तेरे इस खटारा बिल्डिंग में नहीं रहूंगा, और मेरी बीवी का नाम लज्जो है, और वो एक किन्नर होने से पहले एक इंसान है। इसीलिए तू अपनी जबान संभाल, वरना उसे काट कर फेंक दूंगा और तू जिंदगी भर के लिए गूंगा बन जाएगा। लज्जो और मोहित कई सारी जगहों पर जाकर उनके लिए घर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी घर नहीं मिलता। कोई भी उन्हें रहने के लिए जगह ही नहीं देता। किस्मत भी हमारी कितनी परीक्षा ले रही है। हमें और कितनी बगावत करनी होगी एक होने के लिए। लज्जो, सच्चा प्यार तो वही होता है जो पूरी दुनिया से लड़कर मुकम्मल हो। आप और हम दोनों मिलकर अगर मुश्किल हालातों से लड़ेंगे तो सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन जब मोहित फिर से घर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे उसका बचपन का दोस्त पुलकित मिलता है, और वो उसे भी सारी बातें बताता है। और दोस्त होने के कारण वो लज्जो और मोहित के रिश्ते को स्वीकारता है। बधाई हो मोहित, तेरी सोच पर मुझे बहुत गर्व है। अरे तूने एक किन्नर से प्यार करके प्यार के मायने ही बदल दिए हैं। और लज्जो भाभी, आप दोनों को कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे घर पर रह सकते हो। नहीं पुलकित, तेरे घर पर तेरी बीवी भी तो होगी ना। शिका भाभी को हमारा वहां पर रहना पसंद नहीं आएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तेरे और लज्जो भाभी के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकारेगी, क्योंकि उसकी सोच भी मेरी तरह ही है। ठीक है पुलकित, एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्या यार तू भी। मोहित और लज्जो अब पुलकित के घर पर ही रहने लगते हैं। पहले तो पुलकित की बीवी शिका उनसे कुछ नहीं कहती,
लेकिन कुछ ही दिनों में उसे आस पड़ोस की औरतें बातें सुनाने लगती हैं। अरे शिखा, तुझे कोई शर्म वरम नहीं आती क्या? तूने एक किन्नर को अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। सच में शिखा, अरे पूरे मोहल्ले में तेरी और पुलकित की बदनामी हो रही है। और तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, जो तुझे एक किन्नर से दोस्ती करनी पड़ी? शिखा शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। वही लज्जा से शादी करने के बाद अब मोहित के लिए भी सब कुछ मुश्किल भरा होने लगता है। जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तभी, अरे ऐसे कैसे इंटरव्यू नहीं लेंगे? मेरे पास काम का पूरा एक्सपीरियंस है और मुझे काम की बहुत जरूरत है भाई। प्लीज सर से कहिए ना कि वो मेरा इंटरव्यू ले ले। अरे एक बार कही गई बात समझ नहीं आती क्या आपको? चल निकल जा यहाँ से। अरे जिस आदमी की बीवी किन्नर हो, उस आदमी के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। चल दफा हो जा यहाँ से, सर तेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे। मोहित जब अपने दोस्तों के पास जाता है तब वो भी उससे दूर भागने लगते हैं। और अब एक किन्नर से शादी करने के कारण उसकी लाइफ में हर मोड़ पर संकट ही आता है। पुलकित, बस बहुत हुआ। अब ये दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते। ये तुम क्या बक रही हो शिखा? हाँ पुलकित, अरे ना तो इस आदमी को नौकरी मिल रही है, ना ही कोई इज्जत। और इन दोनों की वजह से हम लोगों की भी कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, इन दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन शिखा, ये मेरा दोस्त है, तुम इनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अब जब इन पर मुसीबत आई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी मदद करूं। तभी वहां पर मोहित आता है। पुलकित, प्लीज भाभी को कुछ मत बोल यार, वो भी अपनी जगह पर सही है। और शिखा भाभी, अगर आपको मेरे और लज्जो के यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन मोहित और लज्जो वहां से भी चले जाते हैं और उन्हें कुछ दिनों तक बाहर ही रहना पड़ता है। फिर वो दोनों को एक अनाथ आश्रम के बारे में पता चलता है और फिर वो वहां पर जगह मांगने जाते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा, वो भी हर प्रकार का। क्या तुम दोनों को ये मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों बच्चों की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई साहब, हम कोई भी काम करेंगे। इस तरह से वो दोनों अब उसी आश्रम में बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनल बाहर से उन दोनों को देख लेती है और घर जाकर अपने माता पिता को बताती है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। राजदीप जी, मुझे मेरे बेटे की याद सता रही है। वो लज्जो इतनी भी बुरी नहीं थी, उसने हमारा अच्छा ही चाहा, लेकिन हमने उसके साथ बहुत गलत किया और उसे घर से निकालते निकालते हमारा बेटा भी हमसे अलग हो गया। तुम सही कह रहे हो विभा, मुझे भी उन दोनों की कमी बहुत महसूस होती है। हाँ पापा, और मुझे ये लगता है कि हमें उनके पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यहाँ पर फिर से लाना चाहिए। अगर भैया की खुशी लज्जो में ही है तो वही सही, हम उसे भी अपना लेंगे। वे तीनों आश्रम में जाकर उन दोनों से तहे दिल से माफी मांगते हैं। आप तीनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इसीलिए हम दोनों ने ये तय किया है कि हम हमारी जिंदगी इसी आश्रम में बिताएंगे। क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है ये आश्रम और यहाँ के बच्चे ही है। और मैं माँ तो नहीं बन सकती, पर यहाँ के बच्चे सभी मेरे बच्चे हैं। और माँ, मैं आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ रहा, लेकिन मैं आपके पास वापस नहीं आ सकता। इसीलिए आप लोग भी हमें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। लेकिन मोहित बेटा, नहीं माँ, अब ये आश्रम और ये बच्चे, यही मेरी जिंदगी है। फिर उन तीनों को वहां से जाना ही पड़ता है।
और अब मोहित और लज्जो पूरी जिंदगी उस आश्रम में ही बिताते हैं और खुशी खुशी से साथ रहते हैं।